Welcome back to my channel Talk with Chalk. Today we are going to discuss a subject which is imperative subject for every competitive exams like NTPC, Group D, CGL, CHSL and all type of state level non-technical exams. So if you are an aspirant of CGL, CHSL, Group D, NTPC and other state level non-technical exams, then this video is going to be an educative and informative video for you. So let's skill up and power the preparation. Question number 1 is like this. When did the first linguistic state of Andhra came into existence? Question number 1 is like this. Which Indian state was formed for the first time on the basis of language? लैंग्वेज की बेसिस पर कौन सा स्टेट पहले बना था? ये है आंध्र प्रदेश और ये 1 अक्टूबर 1953 में बना था. Then question number 2, who was the first speaker of the Lok Sabha? लोकसभा का पहला स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेवा मवालंकर और जीवी मवालंकर. Then in which year the state of Bombay was divided into Maharashtra and Gujarat? तो पहले जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था वो bifurcated into two parts. One was Gujarat and another one was Maharashtra, and it was taken place in 1st May 1960. Secular and socialist, these two terms are added to the preamble of our constitution in which amendment? Amendment मतलब change. So कौन सी amendment में secular और socialist ये दो terms ऐड किया गया था? ये 42nd amendment में ये दोनों वर्ड ऐड किया गया था. Then parliamentary form of government has been borrowed from which country? So पहले क्या होता था कि जो भी चीज़ें हैं जैसे जुडिशियरी किसी देश से हमने सीखा था और उसी से लाया था. फंडामेंटल राइट्स को हमने किसी और देश से लाए थे. इसी तरह से ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से सीखा था और किस देश से हम लाए थे? ये यूके से लाया गया था. यूनाइटेड किंगडम से लाया गया था. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज नॉन एज द सोल और द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सोल कहा गया है या फिर स्पिरिट कहा गया है? मतलब मेन चीज या फिर इम्पोर्टेंट थिंग. ये प्रियम्बल को कहा गया है. प्रियम्बल कौन सा है? प्रियम्बल जिसमें यह लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व दैट. जो सेंटेंस है इसी को प्रियम्बल कहते हैं और इसी को सोल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का. देन क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज? तो कौन सी आर्टिकल माइनॉरिटी वालों को इंडिया में भारत में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया गया है? जैसे जैन मुस्लिम बौद्ध ये सब माइनॉरिटीज हैं. इनका संख्या भारत में कम है तो इनको प्रोटेक्शन कौन सा आर्टिकल देता है? ये 29th आर्टिकल. Then which article is related to the compulsory education for children up to age 14? 14 साल तक कंपल्सरी एजुकेशन कौन सी आर्टिकल में ये दिया गया है? ये आर्टिकल 15 में 15 के आधार पर कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 14 किया गया है. देन क्वेश्चन नंबर 9, बाय व्हिच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति पर अधिकार, ये राइट पहले था लेकिन 44th अमेंडमेंट हुआ या फिर 44th टाइम जो चेंज हुआ परिवर्तन हुआ उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया. किसी के भी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं है, जब चाहेगा गवर्नमेंट इसको ले जा सकता है. देन क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक दिस. मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंडस्ट्री और माइंस कितना है? मतलब कितने साल के बाद एक आदमी काम कर सकता है माइंस पर और या फिर इसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है कोई भी इंडस्ट्री में? 14 ईयर्स तक. 14 ईयर्स के बाद 14 साल के बाद इसको काम मिल सकता है इंडस्ट्री में और माइंस में. इससे पहले कोई भी इंडस्ट्री इसको एम्प्लॉयमेंट देगा तो वो पनिशेबल होगा. Then 11, how many fundamental duties were mentioned in the Indian Constitution?
इट इज 10। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? ये 10 हैं। देन फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस नॉमिनेटेड टू राज्यसभा कौन थे? पहले एक्ट्रेस कौन थे? ठीक है, ये नार्गिस दत्त राज्यसभा को पहले नॉमिनेटेड होके गए थे। कौन सी अभिनेत्री? क्वेश्चन नंबर 13 इज लाइक दिस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली और लोकसभा व्हेन चेंजेस पार्टी इज नॉन एज व्हाट? जब भी कोई भी इलेक्टेड मेंबर्स या पार्लियामेंट का, लोकसभा का हो या फिर असेंबली का हो, विधानसभा का, अगर वो इलेक्टेड होने के बाद अगर पार्टी चेंज करता है तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है। इसको फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं या फिर क्रॉसिंग ऑफ फ्लोर्स। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंटी डिफेक्शन लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ए पार्टी चेंजेस साइड? तो जो चेंज करते हैं, पार्टी चेंज करते हैं इलेक्टेड होने के बाद, चुने जाने के बाद, अगर वो अकेले जाएंगे तो उनके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। लेकिन कितने मेंबर्स एक साथ जाएंगे तो नहीं लगेगा। ये है क्वेश्चन। तो जितने चुन के गए होंगे उनका जो अगर 1/3 या फिर 1/3 पार्टी चेंज करते हैं तो उनके विरुद्ध में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। सपोज 60 मेंबर्स चुन के आए हैं और इनमें से 1/3 मतलब 20, अगर एक साथ 20 मेंबर्स पार्टी चेंज कर देते हैं, दल बदल कर देते हैं, तो उनके विरुद्ध में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। देन हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? तो राज्य में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? ये एडवोकेट जनरल होते हैं। और एक कंट्री में इनको क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अवर कंट्री? हमारे देश में सबसे बड़ा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो कि एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को, सलाह देते हैं लॉ के ऊपर, तो उनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 17, द पीरियड इन विच द मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट इज डिस्कस्ड इज कॉल्ड व्हाट? पार्लियामेंट के अंदर जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट की चीजें हैं, जब वो डिस्कशन किया जाता है तो इसको 0 आवर कहते हैं। तो 0 आवर में क्या डिस्कशन होता है? 0 आवर में अटमोस्ट इम्पोर्टेंस वाला जो मैटर होते हैं इसी को डिस्कस किया जाता है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? तो लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं? ये 445 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देन राज्यसभा में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा अधिक 250 मेंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 545 और 255 क्या है? अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन दिस नंबर ऑफ सीट्स वेयर फिक्स्ड। इतना फिक्स किया गया था कि लोकसभा में 545 तक सीट रहेगा और राज्यसभा में 250 तक सीट्स रहेगा। लेकिन पॉपुलेशन अभी ज़्यादा हो गया है, इसीलिए इसको बढ़ाया भी जा सकता है। एक बिल लाया जाएगा लोकसभा में और राज्यसभा में इसको पास कराना होगा, फिर जा करके ये 545 का नंबर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब तक ये 545 है और 250 है राज्यसभा में। ठीक है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसका क्या करना होगा? नया बिल पास कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज लाइक दिस, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर आर डिसाइडेड बाय होम? कौन स्पीकर का सैलरी और अलाउंस के बारे में कौन डिसाइड करते हैं? ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है इनका सैलरी कितना होगा। देन हाउस ऑफ एल्डर्स रेफर्स टू व्हाट? किससे हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा को? ये राज्यसभा को कहा जाता है। देन राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन व्हिच ईयर? राज्यसभा कब बना था? ये 3 अप्रैल 1952 में बना था। Who appoints the chairman of the public account committee? पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन को कौन अपॉइंटमेंट देते हैं? ये स्पीकर देते हैं। तो थोड़ा जानना है हमको, तो यहाँ पे हमको ये जानना है पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है।
पब्लिक अकाउंट कमेटी एक कमेटी होता है जो कि सरकारी जो खर्च होते हैं उनके ऊपर ये हिसाब रखता है। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं उन्हीं को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं। तो इससे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। पब्लिक का जो पैसे होते हैं इसको ये जो गवर्नमेंट खर्चा करेगा उसका हिसाब ये रखेंगे। नहीं तो अगर ऑपोजिशन लीडर के पास ये नहीं रहेगा तो सरकारी जो पार्टियां हैं वो ज़्यादा भी खर्चा कर सकते हैं, इसीलिए इसको ये प्रावधान है। देन इन व्हिच ईयर द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज वोट इन द लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद, स्वाधीन होने के बाद कब पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। नो कॉन्फिडेंस मतलब अनास्था प्रस्ताव, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, इसे अनास्था प्रस्ताव कहते हैं। ये पहली बार 1963 में लाया गया था। देन व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में सबसे ज़्यादा कितने तक मेंबर्स हो सकते हैं, ये 500 तक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स है, उड़ीसा में 147 सीट्स है। इसी तरह से इसे कितने तक ले जाया जा सकता है, यह है क्वेश्चन। देन हु कंट्रोल्स द पार्लियामेंट्स एक्सपेंडिचर। इट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये सीएजी के नाम से भी जाने जाते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये हिसाब रखते हैं, एक्सपेंडिचर का हिसाब रखते हैं। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड किया जा सकता है, ये दो है, 2। देन हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट या फिर उपराष्ट्रपति होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 28 में ये दिया गया है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा को राष्ट्रपति कितने राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं, 12। देन 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स। राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं ये पूरे के पूरे एक साथ रिटायर्ड नहीं होते हैं। 1/3 2 साल के बाद 1/3 रिटायर्ड होते हैं, फिर 2 साल के बाद और 1/3। इसी तरह से ये कभी खत्म, मतलब कभी भी ये डिजॉल्व नहीं होने वाला सभा, राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट बॉडी है। ए मनी बिल पास्ड इन लोकसभा हैज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा विद इन हाउ मेनी डेज। अगर एक बार मनी बिल लोकसभा में पास हो गया या फिर हो जाता है तो राज्यसभा इसको 14 दिन के अंदर पास करना ही पड़ेगा राज्यसभा को। मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में मेंबर होने के लिए कितने साल की जरूरत है, मतलब उम्र कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए, 30 ईयर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी फ्रॉम व्हिच स्टेट। सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी से कौन सी राज्य से आते हैं पार्लियामेंट में, तो ये बिहार से आते हैं। देन व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एमपी इन लोकसभा। कहाँ से ज़्यादा एमपी चुन के आते हैं, उत्तर प्रदेश से, जो कि 80 एमपी आते हैं लोकसभा में। देन क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी एन एमपी इन लोकसभा। लोकसभा में एमपी होने के लिए कितने साल की जरूरत है, मतलब इसका एज कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। देन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा शुड सपोर्ट ए नो कॉन्फिडेंस मोशन बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर। तो अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है या फिर अनास्था प्रस्ताव लाया जाता है तो कितने मेंबर की सिग्नेचर होना चाहिए, तभी जा करके इसको स्पीकर ने इसको मानेंगे, सहमति देंगे। तो ये मिनिमम 55 मेंबर्स का सिग्नेचर इसमें होना है, ठीक है। 36 हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब नए प्रेसिडेंट बनते हैं उनका शपथ कौन करवाते हैं, ये है क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस करवाते हैं। देन 37 में चलते हैं। टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया।
तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा में विधानसभा का टर्म कितने साल तक है, मतलब कितने सालों के लिए ये चुने जाते हैं विधानसभा में, 5 सालों के लिए। देन एब्सेंस ऑफ हाउ मेनी डेज बाय एन एमपी और एमएलए ए सीट कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट। एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का मेंबर कितने दिनों तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो यह सीट वैकेंट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, ये 60 डेज तक अगर ये अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो ये सीट जो है इसको क्या किया जाएगा, इसको वैकेंट डिक्लेयर किया जाएगा। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बी एन एमपी ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में एमपी बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए, ये 30 साल होना चाहिए। अगर 30 साल होगा तभी ये राज्यसभा के एमपी बन सकते हैं। Then 40. The governor of a state is appointed by whom? राज्यपाल को कौन अपॉइंटमेंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट करते हैं। Then the party must have how many seats to be recognized as an opposition party? ठीक है, ओपोजिशन पार्टी होने के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत है लोकसभा में? ये हम लोगों का 545 सीट्स है, तो इसको 10% या फिर 1/10 अगर होगा तो 54.5 बनता है, इज इक्वल टू 55। सो 55 मेंबर्स होना चाहिए अगर ओपोजिशन लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी बनना है तो। लेकिन अभी 2 टर्म हो गया, कोई भी पार्टी 55 सीट्स नहीं ला पाया है। कांग्रेस ने शायद 44 सीट्स की कुछ ऐसा लाया है, तो 55 सीट्स इसका नहीं हुआ। ठीक है, इसको लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी एलओपी कहते हैं। और ये जो 55 है इसको कोरम मेंबर्स कहते हैं, UEORUM, कोरम नंबर। तो अभी कोरम नंबर कितना है फिर? तो अभी लोकसभा में कोरम नंबर इंडिया में कितना है? 55 मतलब इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द टोटल सीट्स। 545 का 10%। कोई भी पार्टी अगर 55 सीट्स जीत के आते हैं तो उनको लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी के रूप में देखा जाता है। लेकिन अब तक 2 टर्म हो गया, कोई भी पार्टी कोरम नंबर को पार नहीं कर पाया है। ठीक है, 42 में क्या दिया गया है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन व्हिच ईयर। पार्लियामेंट में जो सीट है 545, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सी राज्यों से, जैसे यूपी में 80 सीट है, ठीक है, उड़ीसा में 21 सीट है। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन सी मतलब ईयर, कौन सी साल के आधार पर किया गया है? 1971 के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर ये किया गया था और अब तक यही चला आ रहा है। That is the maximum gap between the 2 sessions of the Indian Parliament. इंडियन पार्लियामेंट में जो सेशन होते हैं वो सालों में कितने बार हो सकते हैं? मिनिमम कितना करवाना पड़ेगा? 2 कराना पड़ेगा। 6 मैक्सिमम गैप 6 महीने तक हो सकता है और मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो 6 महीने में एक बार बैठना ही है। और ये 44 में मैक्सिमम हाउ मेनी सेशंस टू बी कॉल्ड बाय लोकसभा इन ए ईयर? 2 अभी मैंने बताया, तो करना ही होगा। देन व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इट इज 35 ईयर्स होने से एक आदमी, इंडिया का कोई भी आदमी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। देन 46 में चलते हैं। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ? ठीक है, कितने माह तक वाइस प्रेसिडेंट बन के रह सकते हैं? ये 6 मंथ के लिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ेगा। देन हु कैन ब्रिंग इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इम्पीचमेंट मतलब महाअभियोग प्रस्ताव कौन ला सकते हैं? ये आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ये लोकसभा से भी आ सकता है या फिर राज्यसभा से भी आ सकता है।
तो फिर महाभियोग प्रस्ताव किसके अगेंस्ट? प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। तो ये क्वेश्चन था 47 में, प्रेसिडेंट के खिलाफ कौन महाअभियोग प्रस्ताव ला सकते हैं? तो फिर आंसर क्या होगा? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा से भी लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा से भी महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। देन 48 में चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड इन इंडिया? कितने बार इलेक्टेड हो सकते हैं? ये इसका कोई लिमिट नहीं है, 3-4 बार भी हो सकते हैं, 5 बार भी हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। कितने? हु हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट इन इंडिया? इंडिया में नए राज्य कौन बना सकते हैं? ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, प्रेसिडेंट बना सकते हैं। देन हु एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट? जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश में ना हो, तो कौन इस काम को चलाएंगे? ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे। प्रेसिडेंट का काम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चलाएंगे। देन द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट इन इंडिया कैन बी कंटिन्यूड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ? प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति रूल, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक मैक्सिमम चल सकता है? 6 महीने तक। 52 इन केस ऑफ डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हु एक्सरसाइजेस द पावर ऑफ ए गवर्नर? 2 में ये दिया गया है, अगर राज्यपाल की डेथ हो जाता है या फिर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो कौन राज्यपाल की काम चलाएंगे? ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चलाएंगे। राज्यपाल की काम जो होते हैं इसको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को चलाना पड़ता है। देन आर्टिकल 356 डील्स विथ व्हाट? आर्टिकल 356 में क्या लिखा गया है? कोई भी राज्य में राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के दौरान राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, चला सकते हैं। देन द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द पीएम ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर होने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए जितना एज चाहिए वही वही प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी वही है, जो कि 25 साल है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया। देयर आर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन इज नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल, it is article 352. Another one is article 356. It is president's rule. Then third one is financial emergency. It is article 370. So there are 3 types of emergencies are there in Indian Constitution. Then 56, which writ is issued by the court in case of illegal detention of a person? इलीगली किसी भी पर्सन को अगर डिटेन किया जाता है पुलिस द्वारा या फिर प्रशासन द्वारा, वो नहीं कर सकते डिटेन। हेबियस कर्पस के अनुसार इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हेबियस कर्पस क्या है? एक रीट है। रीट का मतलब क्या है? एक ऑर्डर बाय द कोर्ट, एक ऑर्डर होता है। देन 57 में चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ व्हिच हाई कोर्ट? अरुणाचल प्रदेश कौन सी हाई कोर्ट के अंडर में आता है? ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर में आता है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में 7 राज्य हैं। 7 states are under the jurisdiction of Guwahati High Court, which is given in next question. Number 58 is like this. Who decides the number of judges in a high court? High court में कितने जज रहेंगे ये कौन डिसाइड करते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड होता है। So number of judges in a high court is decided by the President of India. The question number 59 is like this. How many states come under the jurisdiction of Guwahati High Court?
गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर या फिर गुवाहाटी हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कितने राज्य आते हैं? ये सेवन states come under the jurisdiction of Guwahati High Court. Then who gives recognition to the political parties in India? इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को कौन रिकॉग्नाइज करते हैं? ये इलेक्शन कमीशन करता है. These are all about today's video. I hope this video is useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.